चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। देखो अब हम पढ़ने वाले हैं सेक्टर एनालिसिस। अब इकोनॉमी के अंदर होते हैं बहुत सारे सेक्टर्स, ठीक है। तो अप्रोक्स 40 सेक्टर्स होते हैं, पर जो मेजर सेक्टर्स होते हैं ना इकोनॉमी के, वो कितने होते हैं? 20। ये मेजर सेक्टर है, तो हम ना इनकी बात करेंगे, मेजर 20 सेक्टर्स की। अब एक बात ध्यान में रखो, इकोनॉमी में बहुत सारी चीजें चेंज हो रही हैं। आज जैसे आपने सुना राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है और 1 लाख करोड़ की हमारी इकोनॉमी बूस्ट हो रही है। सोच के देखो, दिल ही खुश हो गया। 1 लाख करोड़ कितनी बड़ी चीज होती है, पता है आपको? 1 लाख करोड़। मेरे तो मैथ्स कमजोर है, पर आपके तो मैथ्स स्ट्रांग होना चाहिए। बहुत बड़ी रकम होती है, इतनी कि 10-10 हजार करोड़ की 10 कंपनी आ जाए या बन जाए। तो सोचो, इससे इकोनॉमी को एक दिन में ये हो रहा है निधि। एक दिन सर, एक दिन में हो रहा है। 10 साल में उसकी वजह से कितना टूरिज्म बढ़ेगा, कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, कितना टैक्स कलेक्ट होगा। सोच के देखो, ये तो शुरुआत है, अभी कृष्ण मंदिर भी बनेगा। मैं आज से 6 साल पहले भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने जाया करता था। तो वहाँ पर जो द्वार होते थे, वो एक ऐसा गेट था जहाँ से भाई भीड़ जा रही है और दर्शन हो रहे हैं लोगों को। अब उन्होंने क्या किया, पता नहीं क्यों किया, मुझे नहीं समझ में आया। अब गली एक उससे जाना पड़ता है आपको, मेन डोर बंद कर दिया उन्होंने, है ना। अब इतनी भीड़ हो जाती है, इतनी भीड़ हो जाती है कि आप अगर पूर्णिमा के दिन चले जाएं भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए, भाई साहब आप जिंदा ही वापस आ पाएंगे, शरीर में ताकत नहीं रहेगी, क्योंकि या तो आपके हाथ पैर पे किसी ने पैर रख के उसे तोड़ दिया होगा, है ना। अब आप सोच के देखो यार, मैनेजमेंट की गलती है बस, और कुछ नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे यहाँ पर डेली बेसिस पर चीज़ें चेंज हो रही हैं, चाहे टैक्स में, चाहे ये नई नई चीज़ें हो रही हैं, ये सबके लिए ना तो अच्छी हैं ना तो सबके लिए बुरी हैं। अब आपको ना हमेशा ना स्टॉक मार्केट में एक समस्या होती है, सर क्या खरीदें। समस्या ये नहीं है क्या खरीदें, समस्या ये है कि आपको पता ही नहीं है कि कब कौन सी चीज़ चलने वाली है। और अगर उसका सोल्यूशन हो जाए तो आप ये पूछेंगे ही नहीं क्या खरीदें, आप तो खरीद लेंगे कि अब तो ये सेक्टर चलने वाला है। तो कैसे पता चलेगा? सेक्टर एनालिसिस से पता चलेगा। तो अब ये जो सेक्टर एनालिसिस है वो मैं समझाने वाला हूं आपको। तो हम सबसे पहले सेक्टर की बात करेंगे जो है ऑयल एंड गैस सेक्टर। अब बचपन में हमने पढ़ा हुआ है ऑयल हमें कैसे मिलती है, गैस हमें कैसे मिलती है, ये सब चीज़ें आपको पता है ना, ज़मीन में से निकाली जाती हैं ये। तो दुनिया में अप्रॉक्स 195 कंट्रीज़ हैं। तो वहाँ पर कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पर ऑयल ही ऑयल होता है, पानी नहीं होता, और कहीं पर ऑयल होता ही नहीं है, कहीं पर थोड़ा कम होता है, ठीक है। सो हम ना उन कंट्रीज़ की बात करते हैं जो जहाँ पे ऑयल ही ऑयल होता है। तो गल्फ कंट्रीज़ में तो यही होता है, इसलिए इनकी इकोनॉमी जो है 90% ऑयल बेस्ड है, ठीक है। पर ये जो सेगमेंट है ना, इसको हम 3 सेगमेंट में डिवाइड करते हैं। पहला होता है जिसे हम कहते हैं अपस्ट्रीम सेगमेंट। ये वो सेगमेंट है जिसमें जमीन से क्रूड को निकालने का काम किया जाता है, ठीक है। RIL, रिलायंस इंडस्ट्रीज और ONGC इस सेगमेंट के एग्जाम्पल हैं। दूसरा सेगमेंट होता है जिसे हम कहते हैं मिड स्ट्रीम सेगमेंट, जो ट्रांसपोर्टेशन करती है पाइपलाइन के थ्रू। इसमें नाम आता है पेट्रोनेट LNG का। और तीसरा सेगमेंट होता है ऑयल मार्केटिंग कंपनियां, जो फाइनल प्रोडक्ट की तरह आपको ऑयल देती हैं। इसे कहते हैं डाउन स्ट्रीम। वेरी गुड। HPCL, BPCL और IOC, ये इसके एग्जाम्पल है, ठीक है। अब देखो, बिजनेस तो ऑयल एंड गैस का ही कर रहे हैं, पर फिर भी यहां पर एक पर्टिकुलर सेक्टर के लिए जो चीज अच्छी है दूसरे के लिए बुरी है। कैसे, समझाता हूं। देखो, ये जो अपस्ट्रीम सेगमेंट है ना, ये जमीन से निकालने का काम करते हैं तेल को, तो उसकी कुछ कॉस्ट भी आती होगी। तो मान लेते हैं वो कॉस्ट आती है $40 के अराउंड, एग्जाम्पल के तौर पर। अब ये $40 तो उनकी एक्सप्लोरेशन कॉस्ट है। तो जब ये तेल निकाल के बेचेंगे तो $40 के ऊपर बेचेंगे तभी फायदा होगा। पर अगर ये कॉस्ट इनकी $40 है और जो सेलिंग प्राइस है इनका, यानी जो इनका प्राइस है वो $100 का है सेलिंग प्राइस, तो इनका मार्जिन कितना हुआ? $60। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये जितने ऊपर के दाम पर ऑयल को बेचेंगे, इनका फायदा उतना ही ज्यादा होगा। और अगर ये $40 की चीज को $50 का बेचें तो इनका फायदा कम होगा। तो इसका मतलब है कि जब ऑयल की कीमतें ऊपर जाएंगी तभी तो
अपस्ट्रीम कंपनीज को फायदा होगा। तो जब ऑयल इंक्रीज होता है यानी ऑयल प्राइसेस जब इंक्रीज होते हैं तो इन कंपनीज के लिए बेनिफिशियरी होता है। तो रिलायंस, ओएनजीसी जैसे कंपनियां कब चलती हैं? जब तेल की कीमतें ऊपर जाती हैं। अच्छा, ये मिड स्ट्रीम में इसका कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, पर डाउन स्ट्रीम जो है, डाउन स्ट्रीम में उल्टा है। अगर कीमतें होंगी $100 तो लोग कम डिमांड करेंगे, और अगर कीमतें होंगी कम तो लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे। तो इनको ऑयल प्राइसेस जब डाउन होते हैं तब इनको ज़्यादा बेनिफिट होता है। ठीक है, तो आपको कौन से शेयर कब खरीदने हैं? जब ऑयल प्राइस नीचे आएंगे। आ रही बात समझ में? दूसरा जो हमारा सेगमेंट है इसका नाम है एविएशन। तो एविएशन कंपनी के लिए हम 3 चीज़ें देखते हैं। सबसे पहली चीज़ क्या होती है? फेस्टिवल। तो फेस्टिवल पे इनके प्रॉफिट्स हाई होते हैं क्योंकि लोग घूमने का प्लान करते हैं। फेस्टिवल में हॉलीडेज भी डाल देना, ठीक है। और दूसरी चीज़ एटीएफ, एविएशन टरबाइन फ्यूल। जब भी एविएशन टरबाइन फ्यूल की कॉस्ट नीचे आएगी तो ये पॉजिटिव रहेगा। और तीसरी चीज़ डिस्पोजेबल इनकम। अगर देखो डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रही है ना तो कंजम्पशन हाई होगा, और ये कंजम्पशन का ही पार्ट है, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें इस सेक्टर के लिए अच्छी मानी जाती हैं। फेस्टिवल और वो आ गया ना, टूरिज्म ठीक है, टूरिज्म फेस्टिवल पे ही तो लोग घूमते हैं, हॉलीडेज पे ही तो घूमते हैं वाली चीज़ है, ठीक है। अब बात करते हैं पेंट कंपनीज की। अब ये जो पेंट कंपनी है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एवरग्रीन सेक्टर है, आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। अब पेंट कंपनी, आपको पता है कि पेंट कंपनीज पेंट किससे बनाती हैं? ऑयल से। यानी ऑयल की कीमतें, जो ऑयल के प्राइस होते हैं, क्रूड ऑयल के प्राइस जो होते हैं, जब वो डाउन होते हैं ना तो इनकी कॉस्ट कम होती है, प्रॉफिट ज़्यादा होते हैं। अगेन फेस्टिवल में लोग ज़्यादा पेंट कराते हैं तो फेस्टिवल इनके लिए पॉजिटिव होता है। दूसरा, इंडस्ट्रियल यूज़, जैसे ऑटो सेक्टर में इनका यूज़ होता है, तो ऑटो सेल्स अगर बढ़ जाए तो भी इनके लिए पॉजिटिव रहता है। एंड सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर अगर डिस्पोजेबल इनकम भी बढ़ती है तब भी इस सेक्टर को फ़ायदा होता है। आ रही बात समझ में? तो ये पॉजिटिव हैं 4 फैक्टर्स इनके लिए। तुम्हारी इनकम जब बढ़ रही है ना, जिसे तुम खर्चा कर सकते हो, वो डिस्पोजेबल इनकम है। तो जब तुम्हारी इनकम बढ़ेगी, देखो नॉर्मली तुम घर पे देखते होगे बहुत सारे जो जिनके 3-4 बच्चे होते हैं, खर्चे होते हैं ना, तो घर पे बीवी बोलती है घर गंदा हो गया, पेंट करा लेते हैं। तो पति क्या बोलता है? अरे बोनस मिलेगा ना तब कराएंगे, ऐसे बोलते हैं। तो ये हर मिडिल क्लास फैमिली की जो है ना, तो जब अच्छा हस्बैंड को मिल गया बोनस 50,000 की जगह 1 लाख का, तो क्या कर रहा है वो? तो वो पेंटर को बोला 1 कोट ज़्यादा लगाइयो। जस्ट किडिंग, ऐसे ही होता है यार, नॉर्मल लाइफ। देखो एक चीज़ मैं तुम्हें बताता हूँ, ज़िंदगी में ना पैसा कमाने के बाद ना लर्निंग ख़त्म हो जाती है। देखो मैंने तो ना, मेरे दोस्त हैं हर तरह के हैं, और मैं ज़िंदगी में ना, मतलब मेरे ऐसे ऐसे दोस्त भी हैं जो आज भी शायद 30-40 हज़ार रुपये कमा रहे हैं, बहुत सारे दोस्त हैं, और ऐसे भी हैं जो 30-40 करोड़ भी कमा रहे हैं। तो जो ये वाले दोस्त हैं 30-40 हज़ार, जब मैं इनके घर आज भी जाता हूँ तो मैं रियल लाइफ में ना बहुत सारे एक्सपीरियंसेस गेन करता हूँ, जो तुम्हारे साथ शेयर भी कर रहा हूँ, कि इनकी लाइफ में ना सीखने के लिए बहुत कुछ है। और उन लोगों की लाइफ में उनको पता ही नहीं उनके पास पैसा क्या है। ड्राइवर गाड़ी लेके निकला हुआ है, उसका है 10,000 का पेट्रोल डलवा दिया उसने और बता दिया मालिक को 15,000 का डलवाया, वो चेक कर थोड़ी रहा है। उसका ड्राइवर 5,000 रुपये का हर 5-6 दिन में टाका मार रहा है। एक बंदा वो है जो 5,000 रुपये अगर उसको एक्स्ट्रा मिल जाए ना तो वो सोचे यार बच्चे की फीस भर दूं यार स्कूल की। दोनों में डिफरेंस समझ रहे हो? तो लर्निंग लाइफ की कहाँ मिल रही है? मिडिल क्लास फैमिली में मिल रही है। अमीरों के पास कुछ होता नहीं है सिखाने के लिए। तो ये लाइफ जो है ना, ये इस तरह से चलते। अब एक अच्छा एनालिस्ट कौन बनेगा? वो बनेगा जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आएगा। वो नहीं बनेगा जिसके पापा के पास सब कुछ है, क्योंकि उसकी एनालिटिकल स्किल्स कैसे हैं? शून्य। वो नहीं कर सकता। तो अगर आप यंग हैं, कम पैसा है आपके पास, खुश हो जाइए, आप ही में से अगली धन्ना सेठ बनने वाला है। अरे मैं फैक्ट बोल रहा हूँ, क्योंकि जितना तुम जीवन को जानोगे उतना ही तो स्टॉक मार्केट को जानोगे। स्टॉक मार्केट क्या है? मोह माया है। अगला सेक्टर, 3 सेक्टर हमने कर लिए, ऑयल बेस्ड थे। अब ऑटो भी कर लेते हैं क्योंकि ऑयल बेस्ड है ना, ऑटो सेक्टर। अब देखो ऑटो सेक्टर जो है ना, एवरग्रीन सेक्टर है। आपने देखा कि ईवी जो है ना, एक सबसे बड़ा पॉजिटिव है इस सेक्टर के लिए, जो आने वाले 10 सालों तक चलेगा। समहाउ ऑयल के प्राइसेस, जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस होते हैं ना, वो भी देखो इम्पैक्ट तो करते ही हैं।
अगर इसके प्राइस गिर जाते हैं तो ऑटो सेल्स थोड़ी बढ़ सकती है, आप बोल सकते हो। तीसरी यहाँ पे डिस्पोजेबल इनकम, और तीसरी इंटरेस्ट रेट भी। देखो गाड़ियाँ लोग लोन पे लेते हैं, अगर इंटरेस्ट रेट डाउन है तो ये पॉजिटिव रहेगा। और चौथी चीज़ कि यहाँ पर एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि डिस्पोजेबल इनकम जब बढ़ती है ना तो लोग गाड़ियाँ ले सकते हैं। अब गाड़ियों में ज़रूरी थोड़ी है हम 4 व्हीलर की बात कर रहे हैं, हम 2 व्हीलर की भी तो बात कर रहे हैं। तो डिस्पोजेबल इनकम का बढ़ना भी पॉजिटिव होता है इसके लिए। एंड लास्ट वन यहाँ पर, वेरी गुड, जो फेस्टिवल्स होते हैं ना उस पे भी लोग खरीदारी करते हैं, तो जो फेस्टिवल है वो भी पॉजिटिव माने जाते हैं ऑटो सेक्टर के लिए। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर बता रहा हूँ जो है बैंक। देखो बैंकिंग सेक्टर को ना इकोनॉमी की बैकबोन माना जाता है। ठीक है, सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, बैंक का काम समझ लो क्या होता है। बैंक का काम होता है डिपॉजिट लेना और लोन को देना, ये तो मेन काम है ना, मेजर काम तो यही है। तो जो डिपॉजिट्स होते हैं ना वो 2 तरह से होते हैं मेजर, एक करंट अकाउंट और एक सेविंग अकाउंट। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को बोला जाता है कासा। यहाँ पर बैंक 0% इंटरेस्ट देता है और यहाँ पर देता है 3% का, तो टोटल मिला के कासा पे जो उसे इंटरेस्ट रेट एवरेज पे करना पड़ता है वो होता है 1.5% का। दोनों का एवरेज ले लिया मैंने। अब जब ये कासा रेशो इंक्रीज होते हैं तो बैंक को चीप सोर्स ऑफ फंड मिल जाता है, यानी सस्ता लोन। बैंक इसको लैंड करता है, तो लैंड करता है 12% पे, तो 1.5% का कॉस्ट है इसका और 12% की अर्निंग, तो ये उसका नेट प्रॉफिट हो गया। तो इसे कहते हैं नेट इंटरेस्ट इनकम, NIM। NIM किसे कहते हैं, जो इंटरेस्ट मार्जिन बैंक कमा रहा है। ठीक है, तो अब ये जो NIMs है यानी नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो मिल रहे हैं उसे खर्चा निकालने के बाद, वो जितने ज्यादा हो रहे हैं उतना ज्यादा प्रॉफिटेबल है बैंक, राइट। तो कासा रेशो अगर इंक्रीज हो रहा है तो बैंक के पास स्कोप है ना ज्यादा इंटरेस्ट कमाने का। तो कासा रेशो जब भी इंक्रीज होते हैं ना तो बैंक के लिए बहुत पॉजिटिव माना जाता है। तो बैंक के लिए क्या माना जाता है, सबसे पहला कासा रेशो इंक्रीज होना चाहिए, और अगर डिक्रीज हो रहा है तो ध्यान रखना नेगेटिव हो जाएगा। अब लोन कब लेते हैं लोग, जब इंटरेस्ट रेट लो होता है। तो इंटरेस्ट रेट का लो होना बैंक के लिए पॉजिटिव होता है। लोग इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे, लोग लोन ही नहीं ले रहे, तो क्या होगा, बैंक की इनकम कैसे होगी। अब ध्यान रखना, इंटरेस्ट को मैनेज करने के लिए यानी कि लोअर इंटरेस्ट बना रहे उसके लिए ना लो क्रूड ऑयल प्राइसेस का होना बहुत जरूरी है। लो क्रूड ऑयल प्राइसेस, अगर लो क्रूड ऑयल प्राइसेस है ना तो बैंकिंग के लिए अच्छा रहेगा, ध्यान रखना, क्योंकि इन्फ्लेशन नहीं होगी। अगर लो इन्फ्लेशन बनी हुई है ना इकोनॉमी में तो इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाएगी RBI। तो ध्यान रखना, लो इन्फ्लेशन पॉजिटिव होता है बैंकिंग सेक्टर के लिए। मॉनसून अगर बुरा आता है तो ध्यान रखो इन्फ्लेशन होती है, मैंने पढ़ाया था। तो मॉनसून अगर अच्छा आता है तो ये भी बैंक के लिए एक पॉजिटिव फैक्टर माना जाता है। तो बैंकिंग के लिए ये सारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट फैक्टर होते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ एक और चीज बता देता हूं, स्ट्रॉन्ग इंडियन INR यानी स्ट्रॉन्ग करेंसी। ये स्ट्रॉन्ग करेंसी जो है ना ये पॉजिटिव होती है इसके लिए। ठीक है, यानी मैं INR की बात कर रहा हूं। तो ये 6 फैक्टर जो है बैंकिंग के लिए अच्छे माने जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंटली, जो बैंक ने पैसा दिया है वो वापस ना आया तो बैंक के होते हैं NPA, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। जो पैसा बैंक ने लोन के रूप में दिया वो वापस नहीं आया, NPA है, तो NPA का गिरना बैंक के लिए पॉजिटिव होता है। ये 6 फैक्टर मेजर फैक्टर होते हैं बैंकिंग सेक्टर में, ध्यान रखना। इससे बैंकिंग सेक्टर को हम क्या करते हैं, जो पैसा वापस नहीं आ रहा NPA है ना, तो जितना पैसा वापस नहीं आ रहा NPA बढ़ रहा है वो बुरा माना जाएगा। अब देखो मेटल सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर होते हैं। मेटल की डिमांड कब होती है बता सकते हो, जब दुनिया में मैन्युफैक्चरिंग की डिमांड है, चाहे वो घर है, चाहे वो गाड़ियां हैं, चाहे वो कैपिटल गुड्स है, राइट। तो मेटल्स ग्रोथ के साथ चलते हैं। अच्छा एक और चीज, ये सारी चीजें तब बनती है ना जब इंटरेस्ट रेट लो होते हैं और लोग लोन लेंगे, एक्सपेंशन करेंगे। तो लो इंटरेस्ट रेट का होना बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। तो लो इंटरेस्ट रेट जब भी होंगे ना मेटल के लिए पॉजिटिव रहेगा, ध्यान रखना। दूसरी चीज ग्रोथ, जब भी GDP बढ़ेगा, IIP इंक्रीज होगा यानी ग्रोथ होगी, तो ये सेक्टर सबसे अच्छा करेगा, ध्यान रखो। और आपको पता चलेगा ये कैसे हो रहा है, मेटल प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगे क्योंकि डिमांड सप्लाई वहां से नजर आ जाती है।
तो मेटल प्राइजेस जब इंक्रीज हो जाते हैं तो मेटल शेयर अच्छा करने लगते हैं, ध्यान रखो। ये तीनों चीजें देखकर आप मेटल इंडस्ट्री के शेयर को खरीद सकते हो। एफएमसीजी, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जो डेली बेसिस पर हम यूज करते हैं चीजें, उसे कहते हैं एफएमसीजी। तो एफएमसीजी की डिमांड देखो कब बढ़ती है, ध्यान से समझना। पहला तो जब मॉनसून अच्छा आता है, जब मॉनसून अच्छा आएगा ना, तो जो एफएमसीजी कंपनियां प्रोडक्ट बनाएंगी, बनाने की कॉस्ट नहीं बढ़ेगी, क्योंकि जो रॉ मटेरियल होगा वो सस्ता मिलेगा, और रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ने से क्या होगा, लागत बढ़ जाएगी। तो मॉनसून अच्छा आने पर एफएमसीजी कंपनियां अच्छी करती हैं। दूसरा, मॉनसून जब अच्छा आता है तो रूरल डिमांड कैचअप करती है, क्योंकि जो किसान है उसको इनकम कैसे मिलेगी, मॉनसून अच्छा आएगा तभी तो मिलेगी। तो रूरल डिमांड जब बढ़ती है तो भी अच्छा रहता है। ये दो फैक्टर हैं जिनसे आप एफएमसीजी कंपनी के लिए कर सकते हो। और तीसरा भी एक फैक्टर हम बोल सकते हैं, डिस्पोजेबल इनकम, क्योंकि ये डिस्पोजेबल इनकम जब डिस्पोजेबल इनकम बढ़ती है तो लोग खर्चा ज़्यादा करते हैं। नहीं, वो डिमांड उसी से आ गई ना। फिर पैंडेमिक तो है ही है, देख पैंडेमिक में भी बढ़ा ही था, तो बिल्कुल बोल सकते हैं, पर वो हर बारी नहीं आएगा। हाँ, एवरग्रीन कंपनी, एवरग्रीन सेक्टर, तो ये सेक्टर एवरग्रीन है। क्यों है एवरग्रीन? हमेशा चलेगा, बिजनेस बढ़ेंगे, इसके बिना नहीं बढ़ सकते। तो आईटी एवरग्रीन पोर्टफोलियो शेयर्स होते हैं। अब देखो, अगर लो इंटरेस्ट रेट है तो लोग अपने बिजनेस को एक्सपैंड करेंगे, नए नए बिजनेस खोलेंगे, तो आईटी को काम मिलेगा। तो अगर लो इंटरेस्ट रेट रहते हैं तो आईटी अच्छा करता है, ठीक है। लो इंटरेस्ट रेट रहेंगे तो आईटी अच्छा करेगा। साथ ही साथ ग्लोबल मार्केट से कनेक्टेड है ये, क्योंकि ग्लोबल मार्केट से ही ना काम मिलता है। तो ग्लोबल मार्केट की अच्छी परफॉर्मेंस भी, ग्लोबल मार्केट अगर पॉजिटिव है तो भी इनके लिए अच्छा है, ग्लोबल मार्केट ऊपर है तो इनके लिए अच्छा है। और सबसे इनको जो रेवेन्यू मिलता है ना वो डॉलर में मिलता है, तो ऐसा माना जाता है कि स्ट्रॉन्ग डॉलर आईटी कंपनी के लिए पॉजिटिव होता है, ठीक है। ये तीन मेजर फैक्टर हैं जो आईटी के लिए इंपॉर्टेंट है। मेरा नाम है अतुल। मैं एक नामी होटल में मैनेजर के तौर पर जॉब करता था। मार्च 2020 में लॉकडाउन के दौरान मेरी जॉब चली गई। उसके बाद मुझे घर चलाने और बच्चों के भविष्य की चिंता होने लगी। फिर मैंने शेयर मार्केट के फील्ड में ऑनलाइन कुछ करने का प्लान किया, लेकिन मुझे शेयर मार्केट का ABCD भी नहीं आता था। फिर मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म को खोजने लगा जो मुझे घर बैठे सही और सरल भाषा में शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना सिखा सके। तभी मुझे मिला NIFM का ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म www.onlinenifm.com। NIFM के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर बहुत से ऐसे कोर्स थे जिनसे मैं अपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के सपनों को पूरा कर सकता था, जैसे कि स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग बिगिनर्स कोर्स, NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, एडवांस लेवल स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, टेक्निकल एनालिसिस कोर्स, फंडामेंटल एनालिसिस कोर्स, ऑप्शंस ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, रिसर्च एनालिस्ट सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट कोर्स और ना जाने ऐसे बहुत से कोर्स उपलब्ध हैं। फिर मैंने www.onlinenifm.com की साइट पर जाकर NIFM का NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स को ऑनलाइन परचेज किया, जिसको सीखने के बाद मैंने जाना कि शेयर मार्केट से पैसा कमाना कितना आसान है। बस आपको एक सही प्लेटफॉर्म की जरूरत है, जो है www.onlinenifm.com। NIFM के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की वजह से मैंने लॉकडाउन के दौरान शेयर मार्केट से अच्छी इनकम भी जनरेट की। थैंक्स NIFM, जिसकी वजह से आज मैं एक होटल मैनेजर से प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाया। कॉल 8588868475 और विजिट www.onlinenifm.com।